हेलो एवरीवन, आई एम पूनम गौड़ फ्रॉम केमिस्ट्री लर्निंग क्लासेस। अभी तक आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया भाई, बहुत सॉल्यूशन बनाया आपने अपने घर में, लैब में। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल से क्लियर किया। बट अब हमारा सेकंड चैप्टर, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका भी आप एक तो पढ़ ही चुके हैं लेक्चर। अब आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एज यू नो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। यानी कि देखिए, विदाउट एग्जाम्पल तो हम आपको कुछ बताते ही नहीं है। आपको मालूम है ना, आप सभी के घर में इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर दो चीजें, बैटरी और इन्वर्टर। बैटरी क्या करती है, जब पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एट दैट टाइम लाइट चली गई, और लाइट चली गई, अब क्या हुआ, वो जो इन्वर्टर की बैटरी ने स्टोरेज की थी केमिकल एनर्जी, उसको उसने तुरंत कन्वर्ट कर दिया। नाम ही है इन्वर्टर, यानी क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब आप ये देखिए कि फिजिक्स में सब कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेरी मेरी मेरी। अरे भाई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे? हम अगर वायर नहीं दे केमिस्ट्री वाले, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं? और मान लीजिए आपने बना भी ली, इलेक्ट्रिसिटी बना भी लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जितने अप्लायंसेस फिजिक्स में आपके पास हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनमें तो अगर आपके घर में लाइट है ना तभी तो चलेंगे। लेकिन हम केमिस्ट्री वालों ने क्या किया कि इन केस हमारे घर में लाइट नहीं भी आ रही है तो भी हमारे फैन चलेंगे, हमारी लाइट जलेगी, हमारे चार्जर ऑन रहेंगे। कैसे? क्योंकि हमने अपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है। आप देखिए कि हम लोग बटन सेल यानी मरकरी सेल यूज करते हैं वॉच में। आज की डेट में तो सभी स्मार्ट वॉचेस यूज कर रहे हैं। तो स्मार्ट वॉच में आपने बटन सेल लगाया, वो भी तो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। घड़ी, वॉल क्लॉक, इनमें आपने क्या डाला, एक सेल डाला, ड्राई सेल, वो भी तो क्या कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फर्स्ट वाला जो सेल आ रहा है ना, इट इज पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स, वो तो बनेगा फिजिक्स का। और सेकेंड जो रिएक्शन आ रहा है, इट इज फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो रही है, तो फिर हमें सारे फिजिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है टॉपिक, आज हम लोग पर्टिकुलरली डील क्या क्या करेंगे, टाइप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर, भाई कंडक्टर का मतलब कोई बस वाला कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर मींस दोज विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं या जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स, व्हाट आर द कंडक्टर्स, टाइप ऑफ कंडक्टर्स, डिफरेंस ऑफ, एंड सो ऑन, सब कुछ हमें आपको इस पार्ट में पढ़ना है। Now, the second topic is electrolyte. So, what are the electrolytes, type of electrolytes, and so on. Now, physics के चूंकि बात इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों की हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड हम लोग रेजिस्टेंस, विदाउट वायरिंग तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, एंड आफ्टर देन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, एवरीथिंग। ये आज हमारा जो मेन टॉपिक है, वो हम इस टॉपिक को डील करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, What are the conductors? Conductors क्या होते हैं? Conductors are those which allow the flow of current, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, which allow the flow of current, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है या जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, they are called as conductor। कंडक्टर को हम लोगों ने टू टाइप में डिवाइड किया। देखिए, बात चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पैरेलल चलेगी। These are of two types. First one are called as a metallic conductor. पहली तरीके के कंडक्टर्स क्या होते हैं, मेटलिक कंडक्टर। देखिए, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल के लिए वायर्स लगा रखे हैं। आपने देखा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग लगानी पड़ती है। वायरिंग मींस कॉपर, पर्टिकुलरली यूज द कॉपर मेटल। एंड इन केबल्स, जब हम लोग केबल यूज करते हैं तो वो हम लोग एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। और वैसे अपने 9th 10th 11th में ये पढ़ा हुआ है कि बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम लोग ने यूज क्या किया, कॉपर को एज ए मेटलिक कंडक्टर यूज करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर में हमारा एग्जांपल आ रहा है वायर।
लेकिन ये तो बात फिजिक्स की है, बट हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते क्या है, और पेपर में बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि मैं आपको नीट आईआईटी के लिए नहीं, पहले मैं आपको बोर्ड पर फोकस करा रही हूं, क्योंकि जब आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे होंगे तभी आप नीट और JEE के कॉलेज, बेस्ट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले फर्स्ट फोकस हमारा होता है बोर्ड, ठीक है, ओके। तो आप बोर्ड में किस तरीके से पॉइंट्स लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, electrolytic conductors are those conductors in which the electricity is flow through the ions, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आयंस के थ्रू फ्लो होती है। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लगाया, आपने देखा यहाँ पे बैटरी का, इन्वर्टर की बैटरी में जो डालने वाला वाटर होता है, दिस इज द कंडक्टिविटी वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं है, पी मत लेना कभी, 5 लीटर की बॉटल आती है, इट इज अ 33% सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का 33% है। अब इसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड बोला, when they dissolve in water have tendency to conduct the electricity, मतलब अगर आपका कभी वाइवा हो रहा है तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता था कि इन केस अगर मैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी चाहिए, नो, आपका आंसर आना चाहिए नो, बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू आयंस, एंड व्हेन हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयंस देन दे हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट, ओके, क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। आपने डिजाइन देख लिया, आपने देख लिया कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। नाउ देखिए भाई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके लिए आप थोड़ा सा बीच में पवन जी जरा आके थोड़ा ठीक कर दीजिए। This is the technical problem. Open कर इसको। सेकेंड वीडियो था इलेक्ट्रो, कंटिन्यू, ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम तो आपको हमेशा ही मिलती है, हो भी जाएगी, क्योंकि ये तो सब इलेक्ट्रिकल का ही कमाल है। देखा, देखते ही देखते सारा चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, कुछ भी हो सकता है, समथिंग इज पॉसिबल। देखिए फिर हम आ गए अपने टॉपिक पर, और आपको मैंने कहा था हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। किस तरीके से हम मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in metallic conductor the electricity is flow through the electron, फर्स्ट पॉइंट मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं कि इन अगर मेटलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो थ्रू द आयंस, आयंस का मूवमेंट होता है। अब आयंस का मूवमेंट कैसे होता है, आपने देखा कि हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है उसमें एक हमेशा दो प्लग में 2 पॉइंट होते हैं, एनोड और कैथोड। ये प्लस का है, अगर कि एक पॉइंट आपको बहुत हमेशा ध्यान रखना है कि दोज अप्लायंसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। बट those device in which the electricity is generated, वो डिवाइस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है उनमें हमेशा एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, क्योंकि प्रोसेस इनवर्ट हो रहा है, प्रोसेस अपोजिट हो रहा है। ये पॉइंट तो, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एसी लगा होता है, एयर कंडीशन नहीं, एनोड और कैथोड। अब जब मैंने इसके उस सोल्यूशन को इसके अंदर ऐड किया, ओके, तो क्या होगा, जो निगेटिव आयंस होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव के आयंस होंगे वो किसकी तरफ मूव करेंगे,
किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड यानी कि पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव। जब ये मूवमेंट करते हैं तो ये आपस में कोलाइड करते हैं। आप ही देखिए ना, थोड़ी देर अगर आप क्लैपिंग करते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब ये आयंस आपस में कोलाइड करते हैं और मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं और उसी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, तो किसका वर्क हुआ, मेन इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू द आयन। किसके थ्रू, आयंस के थ्रू कंडक्ट हो रही है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है देन डिक्रीज द कंडक्टेंस। देखिए मैंने एक वर्ड और यूज किया। अब आप बोलेंगे मैडम अभी तो आप कंडक्टर बोल रही थी, अब कंडक्टेंस बोल दिया, तो ये दो चीजें अलग अलग है। नो, कोई चेंज नहीं है। लाइक दैट, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मैं कौन हूं, टीचर। मेरी प्रॉपर्टी क्या है, टीचिंग। तो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस एंड कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो इंक्रीज, रूल क्या कह रहा है, इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द कंडक्टेंस। दिस इज ड्यू टू थर्मल डिस्टर्बेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्मल डिस्टर्बेंस होते हैं। अब ये थर्मल डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिस्टरबेंस क्या होते हैं, थर्मल डिस्टरबेंस के लिए फिर हमें आपको एक एग्जांपल बताना पड़ेगा। देखिए कई बार पहले क्या होता था, अब तो खैर हम लोग बहुत टेक्निकली नॉलेज काफी हो गई है और टेक्निकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि अचानक कभी हाई वोल्टेज आ जाता है। हमारे घर में कितना आता है, 220। ओके, और कभी एकदम से हाई वोल्टेज आ जाता है। जब हाई वोल्टेज आ जाता है तो हमें मालूम है इंक्रीज द टेम्परेचर, देन जो हमारा वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब ब्रेक हो जाएगा। और जब वायर ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। इसके मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिस्टरबेंस। और अगर तार ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द कंडक्टेंस। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज द टेम्परेचर, दोनों चीजें इंक्रीज है, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द कंडक्टेंस। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर देन इंक्रीज द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई में हर चीज का आपका लॉजिकल क्वेश्चन होता है, रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ व्हाई द इंक्रीज द टेम्परेचर देन इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज increase the temperature then increase the kinetic energy between the ions। आयंस के बीच में क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। नेचुरल है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो आयंस का मूवमेंट भी तेजी से होगा। मूवमेंट तेजी से होगा तो टकराएंगे भी तेजी से, और टकराएंगे तेजी से तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन भी ज्यादा करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सो इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द कंडक्टेंस इन केस ऑफ मेटलिक, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द कंडक्टेंस। नाउ the third point is that in a metallic conductor the value of delta G is less। इसमें वैल्यू डेल्टा जी की लेस होती है। फिर वही बात आ गई, क्योंकि आपने अगर 11 ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको ये डेल्टा जी क्या होता है यही नहीं मालूम है। डेल्टा जी जब आपने चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास में, वहां पर हम लोगों ने एक स्टेट फंक्शन पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड द फ्री एनर्जी। एंड फ्री एनर्जी is the amount of the energy which is utilized for doing the useful work। यूजफुल वर्क को करने के लिए जिस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, खर्च करते हैं, उसी को कहते हैं फ्री एनर्जी। अब देखिए दोनों में अंतर क्यों आया, इसकी फ्री एनर्जी लेस है जबकि इसकी फ्री एनर्जी जो हाई हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्किंग ज्यादा कर रहे हैं। आयंस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, बल्कि जबकि मेटलिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल बताएं, मान लीजिए कि जैसे आपके घर में भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हुई है। आपने देखा कि स्विच से वायरिंग होती है और वायरिंग के थ्रू चाहे वो आपके लाइट हो या फैन हो एंड सो ऑन। इन केस मान लीजिए कि वायर कट गया, टूट गया,
टूट गया तो क्या वो पर्टिकुलर चेंजेस हो पाएंगे एनर्जी में? नहीं, क्योंकि आपने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और वो पॉइंट क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। आपने स्विच ऑन किया, ओके, जैसे आपने स्विच ऑन किया, नाउ द इलेक्ट्रिकल, अगर हम बल्ब जला रहे हैं तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इसमें चेंज हो गई हीट एनर्जी में। आपने फैन ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी। इसके मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। अगर आप इन्वर्टर की बैटरी की बात करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, उसमें वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो अब जब वर्किंग ज्यादा होगी तो फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर वर्किंग कम होगी तो फ्री एनर्जी भी कम होगी। ना इसके बाद आप एक एक, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसके बाद आपने इसमें एग्जांपल्स डाल दिए। एग्जांपल्स में जैसे आपने मेटलिक कंडक्टर में ऑल द मेटल्स लाइक कॉपर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एल्युमिनियम और आपका सिल्वर तो बेस्ट है ही। ऑल द मेटल्स दे हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखो, एक फिर क्वेश्चन छोटा सा बहुत अच्छा निकल रहा है। अच्छा आपने देखा होगा जब हम लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, है ना, तो हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं उनके नीचे व्हील लगे होते हैं, और व्हील के ऊपर रबर चढ़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी दिमाग लगाया? कभी नहीं लगाया होगा, आप लगा लेना। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर पेशेंट लेटा हुआ है, अभी देखा होगा उसकी आपकी होल बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक मीडियम में रहती है, क्योंकि डॉक्टर आने के बाद ना कोई उससे हाल चाल तो कम पूछता है, लेकिन ये देखता है कि उसकी हार्ट की पोजीशन क्या चल रही है, बीट हार्ट कैसा मूवमेंट चल रहा है, क्रिस्ट ट्रो कैसे बन रहे हैं, क्या जो मूवमेंट है वो कैसे है। तो वो किसके? क्योंकि आपकी बॉडी किसमें? सर्किट में लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल में। अब अगर इन केस अर्थिंग मिल जाए तो वो तो बेड पे लेटे लेटा श्री राम जी हो जाएगी उसकी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने उस पे क्या करा है? रबर चढ़ा दिया। दिस इज द इंसुलेटर। इसके मतलब उसकी बॉडी के पास करंट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें रबर का यूज किया, एंड रबर इज अ इंसुलेटर। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हमारे वर्कर्स होते हैं, हमेशा उनके उसमें जैसे वो आयरन का प्लास वगैरह है, उसमें भी वो इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो मेटल चूंकि गुड कंडक्टर होता है, इसलिए हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? अभी अभी बताया था क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। वो जो कि पानी में डालें। अब देखिए मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, लेकिन मेरी बात को आप बहुत ध्यान से बार बार सुना करिए। दो सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब जानते हो? डिसॉल्व स्टेज। एक्वस मीन्स जानते हो? वाटर में डिसॉल्व किया। मोल्टन स्टेज अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, एंड बैड कंडक्टर ड्यूरिंग द ड्राई स्टेट। लेकिन वो बैड कंडक्टर है कब? जब ड्राई स्टेट में। चलिए अपन इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर पॉइंट पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा संभल के करना, नहीं तो करंट लग जाएगा। एक ऐसा करते हैं, एक सेंधे नमक का टुकड़ा ले लेते हैं, ओके, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ओके, सेंधे नमक का फॉर्मूला क्या होगा? KCl, नॉर्मल वाला नमक सोडियम क्लोराइड। और मैंने उस पीस पे दोनों तरफ वायर लगा दिया, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ओके। और उसके बाद हमने उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना ये वायर तुम्हारे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब क्या किया मैंने? लाइन टेस्टर लिया, लाइन टेस्टर से संभल के उसके ऊपर टच करके चेक किया। टच किया जब तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन अ ड्राई स्टेट। और ड्राई स्टेट अगर है तो NaCl के पास कोई भी चार्ज नहीं है, एंड व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, और जैसे ही मैंने उसको लेकिन वाटर में डाला, देन इट इज कन्वर्ट इनटू द आयंस। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? आयन में चेंज हो गया। और जैसे ही वो आयंस में चेंज हुआ, अभी तो मैंने बताया था अगर आयंस में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। सो दो सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट, दे आर कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, फिर डिफरेंस आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वर्ड ये स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक मतलब तो कमजोरी हो गया ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स जो जल्दी हो जाएगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर रेडली आयोनाइज, जो जल्दी से आयोनाइज होंगे, रेडली आयोनाइज और कंप्लीटली आयोनाइज, जल्दी से और पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लाइक दैट अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, 1 चम्मच नमक लेना, पानी में डाल देना, बिना स्टारिंग किए, चम्मच भी नहीं घुमाओगे और नमक घुल जाएगा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच आर फीबली आयोनाइज्ड। फीबली का मतलब समझो, फीबली का मतलब होता है स्लोली। इन केस आपकी इंग्लिश वीक है तो आप स्लोली वर्ड भी लिख सकते हैं और नॉट कंप्लीटली वर्ड भी लिख सकते हैं। दोज विच आर फीबली आयोनाइज्ड are slowly ionized, then they are not convert into the ions, धीमे धीमे से आयोनाइज होते हैं। they are called as the weak electrolyte, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? weak electrolyte। okay, the next point is that in strong electrolyte there is no effect of dilution। डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ओके, इसके पास डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? आपने अगर 1 कप पानी लिया, 1 चम्मच नमक डाला तो भी घुल गया। एक ग्लास ले ले, एक ड्रम ले ले, एक भगोनी ले ले, कुछ भी ले ले, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ध्यान रखना, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज द डाइल्यूशन। अगर हम इंक्रीज द डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो ही नंबर ऑफ आयंस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी बढ़ेगा। सो इंक्रीज द डाइल्यूशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ आयंस एंड इंक्रीज इट्स वर्किंग, तभी उसकी वर्किंग बढ़ती है। सो इट इज इफेक्टेड बाय, इसलिए हम इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते थे कि इट इज इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। ये क्या होता है? डाइल्यूशन से इट इज इफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से ये इफेक्टेड होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, फिर से हमारे पास पॉइंट आ रहा है। अभी चूंकि क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 और 3 का, हर बार आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल तो आपको देना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने ले लिया HCl, H2SO4, और थोड़े घर के एग्जाम्पल हैं तो NaCl ले लो, KCl ले लो, दीज आर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो फिर एक छोटा तो तुमको एग्जाम्पल बताएं, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एवरीडे लाइफ से रिलेटेड आते हैं, हमेशा आपको बुक वाले उसमें मिलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए समर का मौसम चल रहा है, डायरिया हो गया। अब डायरिया हो गया तो डॉक्टर ने क्या कहा होगा? ग्लूकोज पिलाओ नहीं, ग्लूकोज तो पिलाओ ही पिलाओ, साथ में इसको इलेक्ट्रॉल दो। क्यों इलेक्ट्रॉल दो? इलेक्ट्रॉल को भी क्या करते हो तुम? ऐसे पुड़िया जैसे तो फाँकते नहीं होगे, है ना? क्या करते हैं मम्मी? पानी में डिजोल्व करती है। अभी अभी मैंने सारे पॉइंट क्लियर किए थे कि इलेक्ट्रॉल एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम उसको वाटर में डालेंगे तो उसमें से आयंस आएंगे, और जब वो आयंस आएंगे, जब आपको डायरिया हुआ तो आपकी बॉडी में वाटर के साथ मिनरल्स भी निकल गए, और जब मिनरल्स निकल जाएंगे तो आपको वीकनेस हो जाएगी। अब इस वीकनेस को कौन पूरा करेगा? ग्लूकोज ने तो दे दी हमें एनर्जी, लेकिन हमें चार्जिंग तो नहीं मिली ना। अब विदाउट चार्जिंग तो मोबाइल ही नहीं चलता, तो हम कैसे चलेंगे? तो हमें क्या रिक्वायर है? रेगुलर हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं। अब सॉल्ट, आपने इलेक्ट्रॉल लिया, उसमें थे सॉल्ट, और सॉल्ट का मतलब आयंस, आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तुरंत आयंस बने, आपने पिया, थोड़ी देर बाद वाह बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जितने आयंस की डिमांड थी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती गई। ओके, तो पॉइंट क्लियर हो गया। एंड सो अब ये क्या प्रूफ हो रहा है? NaCl is a strong electrolyte because when dissolved in water then it is completely ionized. And the strong electrolyte और weak electrolyte के भी जरा एग्जांपल देख लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है, विनेगर जिसको बोलते हैं। एसिटिक एसिड, आप देखिए आप लोग को CBSE में क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड
सोडियम एसिटेट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाई? देखिए आपके सामने ही क्लियर हो रहा है। सोडियम इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट। सोडियम किस नंबर पे आता है? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 11 मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हैव टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गेट द स्टेबिलिटी। आपने 11th में पढ़ा है ना कि हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ये चाह रहा है मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊं। ज्यादा होंगे तो दे देंगे, कम पड़ेंगे तो ले लेंगे, ज्यादा कम नहीं है तो दोस्ती दोस्ती करेंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक अगर ले और दे के काम चल रहा है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब सोडियम तो क्या करता है? सोडियम को ऑक्टेट पूरी करनी है, उसने फटाफट क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब दे दिया तो सोडियम पे प्लस, तो नेचुरल है कि एसिटेट आयन के ऊपर हो गया माइनस। बट इधर तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो कह रहा है मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब वो भी मेरे से कोई ले लेगा तो मैं तो कुछ बचूंगा ही नहीं, मैं ऐसे कैसे दे दूं? मैं नहीं साथ छोड़ रहा, तो मैं चार्जिंग में नहीं आ रहा। इसके मतलब ये बना हमारा वीक और ये बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग। तो सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एसिटिक एसिड इज अ वीक। ध्यान रखना जितने भी सॉल्ट होते हैं उनमें अगर हम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स जोड़ देंगे तुरंत वो स्ट्रॉन्ग में चेंज हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गए होंगे आपको। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन मैंने साइड बाय साइड क्लियर कर दिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, चलिए भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, बिना फिजिक्स के तो काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा वायर वायर देखने ही पड़ेंगे क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। व्हाट आर द रेजिस्टेंस? विदाउट वायरिंग नहीं है ना तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही। ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अभी आपको बता दें जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जा रही होगी, कोई बात नहीं, कहीं भी पहले पढ़ लेंगे, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जिसकी हम डेफिनेशन ये कहते हैं, इट इज अ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल माने अवरोध, बाधा। इट इज अ ऑब्स्टिकल टू फ्लो द करंट। करंट को फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न करे, दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस। अब बाधा कैसे उत्पन्न कर रहा है? उसी के उससे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और वो उसमें अगर कटिंग हो गई, उसकी वायरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो तो फिर ऑब्स्टिकल ही बन गया ना। इसलिए इसके लिए डेफिनेशन में ऐसे वर्ड लिखे हैं कि रेजिस्टेंस इज अ ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। और हम अगर डिफाइन करते हैं आपके फॉर्मूले से, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, कितनी वायरिंग है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ए। तो एल का मीन्स क्या हो गया? एल इज द लेंथ, लेंथ किसमें आपकी? L is the length and A is called as the area of cross section। ध्यान रखिएगा, आप लोग जब बोर्ड का पेपर देंगे तो आप लोग को ना यहाँ के सारे वेयर देना चाहिए, तो ही कॉपी में जगह भी बढ़ती है। दूसरी बात है, आपका प्रॉपर आंसर आ जाता है। आपको ये मान के चलना है कि जब आप एग्जामिनर कॉपी में आंसर लिख रहे हैं तो हमारे एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, हमें एक एक चीज को उसको समझाना चाहिए, ये क्या है, ये क्या। अरे कुछ टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, नंबर भी तो चाहिए। तो क्या हुआ? इट इज द लेंथ, लेंथ किस में लेंगे? इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एंड इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इसको किस में लेते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया, क्या हो गया? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब भाई ये रो क्या आ गया? रो इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ऑल्सो बी कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी। इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो आपका ये टॉपिक है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। क्या होता है रेजिस्टेंस? अब पॉइंट आता है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी, देखिए जब भी वर्ड आपको केमिस्ट्री में स्पेसिफिक आएगा तो निश्चित है कुछ तो स्पेसिफिक होना ही है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी के लिए इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कहां से आ गया? सोचो,
ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर हो गया तो क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब चीजें आ गई ना, लेंथ भी आ रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से विड्थ इंटू हाइट भी आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज द लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल रो, इसको क्या बोलते हैं रो। तो रो क्या होता है, रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गई। जरा थोड़ा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में सबके यूनिट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम यूनिट कैसे लिखें। अब रेजिस्टेंस की यूनिट तो अपन ने ओम लिखी है ना, तो आपको ये फिजिक्स में भी होगी, सेम ही चलता है सारा। तो फिजिक्स में आपने लिखा कि आर यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या OHM भी लिखते हैं। हमारे पास डेफिनेशन आ रही है किसकी, रेजिस्टिविटी की, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। इन केस न्यूमेरिकल में कराऊंगी, ध्यान रखना, आप लोग को लाइव सेशन दूंगी और आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, यूनिट कैसे निकालनी है, रो R की यूनिट क्या होती है ओम, सेंटीमीटर की यूनिट क्या हो गई, A की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तो रो की यूनिट क्या हो गई, दिस इज द ओम सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल के लिए यूनिट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, अब आप लोग को मालूम है, उसमें से भी आप लोग से यूनिट पूछी जाती है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया होगा, इतना अच्छा समझाया, हो ही गया होगा, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपका, दिस इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट लेकिन आप फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं, ये केवल केमिस्ट्री में ही आता है। क्या होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल G और फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू L अपॉन A, G इज इक्वल टू L अपॉन A। एंड इस पे भी अभी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लेंथ की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, एरिया की क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 कट कर दिया, क्या बचा, the unit of G is centimeter inverse. This is the unit of cell constant. Okay, now the next topic is the type of electrolytic conductance. Electrolytic conductance क्या कितनी तरीके का होता है, लेकिन उसके पहले एक चीज थोड़ा सा ये समझिए कि कंडक्टेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें कंडक्टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे के पॉइंट्स को क्लियर नहीं करेंगे। कंडक्टेंस का मतलब होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट है। देखिए इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। C इज इक्वल टू 1 अपॉन R का फॉर्मूला होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है, सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस देन डिक्रीज द कंडक्टेंस। इसको थोड़ा सा जरा अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जहां से हमारे यहाँ लाइट आती है वहां बड़े बड़े डीपी लगे थे ना, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वहां पर डीपी लगे रहते हैं, और वहां डीपी पर जो कटआउट होता है ना वहां वायर बहुत छोटा सा होता है, पतला सा वायर लेते, और कटआउट के अंदर वायर की लेंथ भी कम है और विड्थ भी कम है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जहां से आपकी लाइट चली थी वो कितनी थी 440, अरे भाई ये तो गाना भी सुना है ना पिक्चर में, लगे 440 वोल्ट। तो भाई जहां से इलेक्ट्रिसिटी चली वहां से कितने से चली 440 से। ओके, 440 से चली, हमने क्या कहा जहां पे आपके डीपी लगे थे वहां जो कटआउट लगे थे उसमें वायर बहुत छोटा सा लगा था, छोटा पतला और छोटा भी, इसके मतलब लेंथ भी कम और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम। तो नेचुरल है कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन R का जब फॉर्मूला लग रहा है तो क्या हुआ कि आपका
रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा, यानी कहां से करंट चल रहा है 440 से। अब वहां से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था वहां से वो वायर कहां पे आए, आपके जो पर्टिकुलर कॉलोनी है वहां पे, ठीक है। जब वहां आया तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस कम, क्लियर। अब कॉलोनी से आने के बाद आपके जो गली मोहल्ला जहां रहते हो वहां पे डीपी लग गया, फिर वहां से फिर रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस और भी कम, फिर उस जगह से उस पोल से हमारे घर के मीटर पे आ गया, फिर रेजिस्टेंस बढ़ा तो कंडक्टेंस और कम, और आते आते हमारे घर में आते आते कितना रह गया 220। चला कहां से था, लगे 440 से, और पहुंचा कितना 220। आपने देखा होगा ना जहां पर डीपी लगे होते हैं वहां पे क्या बने होते हैं, भूत देवता बने रहते हैं, भूत बना रहता है, मतलब है कि अगर लग गया ना तो सीधे भूत ही बन जाओगे। तो ध्यान रखना डीपी के आसपास बिल्कुल भटकना नहीं, क्योंकि वहां पर डीपी पर आपका कंडक्टेंस ज्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो पहले तो अपन ने क्लियर किया कंडक्टेंस क्या होता है। अब जरा अपन पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए अब हम बात मेटालिक की नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स थोड़े नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा तो टारगेट केमिस्ट्री का है। हम तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हमको इलेक्ट्रिसिटी बनी बनाई इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है वही थोड़ी ना यूज करनी है। हमारा मेन टारगेट है हमारे घर लाइट नहीं आ रही है और हमें लाइट जलानी है, ओके। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जनरेट किसकी हेल्प से करेंगे, सोल्यूशन की हेल्प से। अब सोल्यूशन के लिए वर्ड क्या हुआ, सोल्यूशन किस में लिए थे अपन ने, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन हो गया या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आर ऑफ थ्री टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर देखिए वर्ड आ गया स्पेसिफिक। अभी मैंने आपको जब बताया था आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, तभी बोला था स्पेसिफिक वर्ड है, इसके मतलब हमें वर्ड यूज करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ओके, थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट कर देती हूँ उसको। दिस इज द, मैंने एक बॉक्स ले लिया, ओके। अभी इस बॉक्स में लेंथ इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, विड्थ भी कितना हुआ इसका 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर मैंने ये दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। ये एनोड हो गया A+ और ये C- का, ओके। अब हमने इसका कंडक्टेंस फाइंड किया। फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कप्पा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अभी अभी तो हमने बताया था कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, तो अगर ये स्पेसिफिक है तो ये भी तो स्पेसिफिक होगा, क्लियर। अब मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हाँ इसका आपका डेरिवेशन आपके पेपर में आता है, कैसे इसको डेराइव करेंगे। तो डेराइव करने के लिए आपने किया कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा कहते हैं इसको भाई, कप्पा कटप्पा का भाई नहीं है, कप्पा इसको हम लोग यूज करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, रो के लिए R इंटू A अपॉन L, और इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। अभी अभी प्रूफ किया था 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना होता है C, और L अपॉन A इज इक्वल टू G। सो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया C इंटू G, ओके। कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द मल्टीपल सम ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, एंड द यूनिट इज, अब यूनिट कैसे निकाले, अभी अभी निकाली थी। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो की क्या यूनिट थी 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। सो यूनिट इज ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बचा हुआ जो इसका पार्ट है वो क्लियर करूंगी। क्लियर हो गया होगा, एक बार अगर रिक्वायरमेंट होगी फिर से क्लियर कर दूंगी। तो आज हमारा लेकिन ये इनकम्प्लीट पार्ट रह गया। अभी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के 3 टाइप थे, मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देन आफ्टर उसमें आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि
टाइप ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी तरीके के होते हैं, जिसमें आपको मोलर और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस भी करने हैं। एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बाद फिर लास्ट में, चूंकि मैं आपके ये अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है, और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी और इनसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।